नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। दोस्तों, आज हम उन मुद्दों पर बात करेंगे जो राजस्थान की राज्य की राजनीति के साथ-साथ देश की राजनीति में भी हलचल पैदा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल के राज्यपाल से आधे घंटे की मुलाकात, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दिल्ली प्रवास और बाड़मेर में की गई कार्रवाई जैसे मुद्दों पर आज हम बात करेंगे और राजस्थान की कोटा कोर्ट ने आज एससी और एसटी कोर्ट को लेकर क्या फैसला सुनाया है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजस्थान से जुड़ चुके हैं सीनियर जर्नलिस्ट रमेश गांधी जी। रमेश गांधी जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सवाल आपसे यह है कि मुख्यमंत्री भजनलाल और राज्यपाल की जो आधे घंटे की आज मुलाकात हुई है, उस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य क्या है? सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल इस समय फुल फॉर्म में आ गए हैं और उन्होंने एक सप्ताह पहले 2 अक्टूबर को महामहिम राज्यपाल से गांधी जयंती पर 10 मिनट तक अलग मंत्रणा की थी और उसके बाद 7 दिन बाद आज उन्होंने राज्यपाल भवन जाकर महामहिम राज्यपाल से आधा घंटे गुफ्तगू की है। उनकी इस चर्चा को लेकर राजस्थान सूबे में कई कायस लगाए जा रहे हैं, जहां एक और बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार शायद विजयदशमी दशहरे के बाद कभी भी हो सकता है। वहीं दूसरी ओर यह भी बताया जा रहा है मुख्यमंत्री भजनलाल ने महामहिम राज्यपाल को राजस्थान में होने वाली औद्योगिक क्रांति, राजस्थान राइजिंग सीनेट के बारे में भी चर्चा की है और कई अन्य विकास के मुद्दों पर भी उनसे चर्चा की है। कुल मिलाकर भजनलाल जी की इस मुलाकात को कई मायनों में देखा जा रहा है और सबसे प्रमुख राजनीतिक पंडित इसका सारांश यही निकाल रहे हैं कि शायद कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इसलिए मुख्यमंत्री ने महामहिम राज्यपाल से ये अनौपचारिक भेंट की है। जी सर, जो अशोक गहलोत की जो दिल्ली की यात्रा है, उसके पीछे क्या उद्देश्य रहा है? इस यात्रा के बारे में बताएं आप। अशोक गहलोत जी को कल तलब किया गया था दिल्ली, अपने गृहनगर जोधपुर में 2 दिन से डेरा डाले हुए थे और वहां से वो जयपुर आए और जयपुर से सीधे दिल्ली गए। आज कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई और हरियाणा में कांग्रेस की जीती बाजी को कैसे हार का सामना करना पड़ा, उस पर चिंतन मंथन किया गया। प्रत्येक प्रभारी भूतपूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा, रणजीत सिंह सुरजेवाला, शैलजा और जो दिग्गज नेता थे हरियाणा के, उनसे बारी बारी यही पूछा गया कि इतनी अच्छी हवा, इतना अच्छा कांग्रेस का प्रभाव, जीती हुई सीट कांग्रेस के हाथों से निकल जाने का क्या कारण है। सबने अपने अपने अलग अलग विचार रखे। आला कमान उनसे संतुष्ट नहीं हुआ है। अशोक गहलोत ने मीटिंग से निकलने के बाद बाहर अखबार नवीसों से रूबरू होते हुए बताया कि आला कमान ने आज हिंदुवार हरियाणा में हारने के बारे में समीक्षा की थी और अशोक गहलोत जो कि चुनावों के राजनीतिक पंडित हैं, चाणक्य हैं, उन्होंने हार के कारण अखबार नवीसों को गिनाते गिनाते उनकी आंखें नम हो गईं और कहा कि हम जीतीबाजी हार गए। उसके कारणों का विश्लेषण किया जा रहा है और वह कुछ ही समय पश्चात पता भी लगेगा। कुल मिलाकर अशोक गहलोत की अब पकड़ संगठन से ढीली हो गई है। वहीं सचिन पायलट ने भी अपने विचार रखे हैं। सचिन पायलट भी हरियाणा के स्टार प्रचारक थे।
सचिन पायलट भी जम्मू कश्मीर के स्टार प्रचारक थे, लेकिन वह भी कांग्रेस को ना तो जम्मू में भारी सफलता दिला पाए और ना हरियाणा में, जबकि उनकी सभाओं में 50,000 से 40,000 तक की भीड़ उमड़ती थी, लेकिन वह भीड़ वोटों में नहीं बदल पाए। इसका प्रमुख कारण यही कहा जा रहा है कि हरियाणा में भूतपूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा, शैलजा और सुरजेवाला की मुख्यमंत्री के रेस की कुर्सी के कारण हरियाणा की सीट कांग्रेस की झोली से निकलकर भाजपा की झोली में चली गई। कुल मिलाकर हरियाणा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की गई, ये कहना चाहते हैं आप? जी हाँ। अगला सवाल मेरा जी हाँ। अगला सवाल ये है कि राजस्थान में निवेश लाने के लिए आईएएस अधिकारियों को विदेश भेजने के निर्णय को कैसे देखा जाना चाहिए? क्या ये एक नीति प्रभावी सिद्ध होगी? भजनलाल सरकार राजस्थान में औद्योगिक जाल बिछाने के लिए कृत संकल्पित है और वह निरंतर स्वयं और उनके मंत्री और उनके आला आईएएस अफसर सेक्रेटरी लगे हुए हैं। राजस्थान में बड़े बड़े उद्योग लगे, यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिले और उन्होंने पिछले 15 दिन पहले ही लंदन, टोक्यो, इजराइल की यात्रा की थी और वहाँ से अच्छा निवेश वो लेके आए हैं। अब कुछ दिनों बाद ही सीमेंट हो रही है, उसमें उद्योगपति आएंगे और राजस्थान में उद्योग लगाने के लिए एमयू करेंगे, लेकिन भजनलाल सरकार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भूतपूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी राजस्थान राइजिंग सीनेट की थी और हजारों करोड़ों रुपए के एमयू किए थे, एक भी उद्योग नहीं लगा पाई थी। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी राइजिंग सीनेट की थी, लाखों करोड़ों रुपए के एमयू किए थे, लेकिन आज तक राजस्थान में कोई उद्योग नहीं लगा है। अब भजनलाल सरकार ने एक नया फार्मूला फिट किया है उद्योगपतियों को लाने के लिए कि जिन सीनियर आईएएस के विदेशों में और देश में अच्छे संबंध हैं, वह विदेश जाकर उद्योगपतियों को राजस्थान लाएं, उद्योग लगाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने एक आईएएस अधिकारी और एक राज्य का दायित्व सौंपा है सीनियर आईएएसओं को। कुल मिलाकर अब भजनलाल सरकार राजस्थान सूबे में उद्योग लगाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है, चाहे उसमें कितना ही कठिन परिश्रम सरकार को, सरकार के मंत्रियों को, सरकार के अफसरों को करना पड़े। राजस्थान के जो बाड़मेर में सपा सेंटर पर जो छापेमारी की गई है, योग सेंटर पर, आखिर क्या है ये पूरा मामला? राजस्थान के इतिहास में अगर देखा जाए तो एक युवा तुर्क आईएएस टीना डावी जो धरातल पर आकर काम करती है, चाहे सफाई हो, चाहे अतिक्रमण हटाने का मामला हो। कुछ ही महीनों पूर्व सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल ने उन्हें वहां पदस्थ किया है, लेकिन उनकी इतनी जबरदस्त धाक है कि उन्होंने बाड़मेर में अतिक्रमण साफ कर दिया है और लोगों को यह संदेश दिया है कि वह गंदगी फैलाएंगे तो जुर्माने लगाएंगे। वही कल तो उन्होंने एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड रच दिया है, जहाँ अप्रत्यक्ष रूप से पुलिस के साये में एक स्पा सेंटर पर वेश्यावृत्ति का लंबे अरसे से धंधा चल रहा था, उस पर स्वयं जाकर छापा मारा और उन्होंने उस स्पा सेंटर के कमरों को अंदर से युवक और युवतियों ने बंद कर रखा था, रंगरेलियां मना रहे थे, उसको उन्होंने तोड़वाकर उन युवक युवतियों को बाहर निकलवाया
और गिरफ्तार करवाया। और सबसे बड़ा ताज्जुब तो ये है कि जब वह बाहर कई बार पुलिस के द्वारा अपील करने पर नहीं निकल रहे थे तो उन्होंने ये तक धमकी दे डाली कि जब तक मैं नहीं जाऊंगी, जब तक इनको बाहर निकलवा कर गिरफ्तारी नहीं करवाऊंगी। कुल मिलाकर राजस्थान सूबे में वेश्यावृत्ति का धंधा पूर्ण यौवन पर छाया हुआ है। पिछले दिनों जयपुर में 5 युवतियां पकड़ी गई थी विदेशी, और कई विदेशी और देसी बाल वालाओं को दलाल लोग बहला फुसला कर ले आते हैं और स्पा सेंटर, होटलों में उनसे वेश्यावृत्ति कराते हैं। सर अगला सवाल ले लेती हूँ मैं। कोटा न्यायालय ने SC/ST को लेकर 20 साल से चल रहे केस पर कोटा न्यायालय ने कौन सा फैसला सुनाया है आज? इस पर गौर फरमाएं आप। SC/ST कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, और जिसमें एक पीड़ित महिला के साथ बलात्कार किया गया, उसकी गर्दन दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। जब आरोपी उसके साथ बलात्कार कर रहा था तो उसने उसके साथ झूमा झटकी की और अपना बचाव पक्ष भी किया। उस झूमा झटकी में उस अबला के हाथ में 2 बाल उस आरोपी के सिर के पकड़ में आ गए थे। जब पुलिस ने और FSL टीम ने सर्च किया तो वो 2 बाल उन्होंने जब्त किए। उन 2 बालों को मजिस्ट्रेट ने प्रमुख साक्ष्य मानते हुए आरोपी को आजीवन कारावास और 25,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इतिहास में पहली बार यह मामला नजीर बनेगा। महामहिम की मजिस्ट्रेट महोदय ने इतनी बारीक बिंदु पर जाकर, इतनी बारीक गहराई में जाकर 2 बालों के सहारे उस अबला को न्याय दिलाया। ये सबसे बड़ा फैसला कोटा न्यायालय का नजीर बनेगा। सर राजस्थान की तमाम खबरों के अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वही मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोटा दशहरा मेला शुरू हो चुका है। विजयदशमी को 85 फुट के रावण का दहन होगा। परसों आधुनिक राम बारात भी निकली है, लेकिन आज से ही इंद्रदेव की वक्त दृष्टि हो गई है और पानी आने लगा है। अगर दशहरे मेले में पानी आता है तो सारा रावण भीगेगा, ग्रामीण अंचल से आने वाली लाखों जनता परेशान होगी। और जो कोटा का 131वां दशहरा मेला इस बार अध्यक्ष विवेक राजवंशी के नेतृत्व में ऐतिहासिक होने जा रहा है। यहाँ कश्मीर की वादियों की सिंदरियां लगाई जा रही है, जहाँ आधुनिक कई प्रदर्शनियां लगाई जा रही हैं, मछली सेंटर लगाए जा रहे हैं और सर्कस, मौत के कुएं, झूले लगाए गए हैं। अगर पानी आ जाता है इन दिनों में तो दशहरे के मेले पर पानी फिर जाएगा। सर राजस्थान की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।